हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है। और जैसे कि आपको पता है, कल सीबीएसई ने यानी 2 दिन पहले ही 2025 और 26 का क्यूरिकुलम अपलोड किया है। उसी के बेसिस पर अब हम सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी लेटेस्ट सिलेबस अभी सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है अपने क्यूरिकुलम में, उसी के हिसाब से हम आपको आज से क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैट्रिसेस के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है मैट्रिसेस, पूरा डीपली अभी इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का समझते हैं, पूरे चैप्टर का समझते हैं। और उसके बाद वन बाय वन आपको सारे क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। ओके, तो मैट्रिसेस लिखा हुआ है मैंने, और एक वर्ड होता है मैट्रिक्स। एक मिनट, कलर दूसरा ले लेते हैं आपको समझने के लिए। तो एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या अंतर है, इसमें कोई बेसिक डिफरेंस है? जैसे कि आप पढ़ते हो ना, गर्ल और एक गर्ल्स, तो यानी कि प्लूरल फॉर्म बन जाता है उसका। तो ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक है। बाकी डेफिनेशन इसकी समझ लीजिए पहले। क्या होता है कि ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेक्टेंगुलर एरे और ऑर्डर्ड में लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया है, ये आपका एक चेस बोर्ड बना हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसे काउंटिंग रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इधर भी रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही है। अब इसमें आप कैसे पता लगाते हैं पोजीशंस को? जैसे अब फोर्थ रो में आप इस जगह पर, और इस फोर्थ कॉलम में आप इस जगह पर पहुंच गए। तो ये आपका क्या बताती है, ये अरेंजमेंट है एक। जो चेस बोर्ड है एक अरेंजमेंट है, और ये भी एक मैट्रिसेस की फॉर्म में अरेंज किया गया है। इसमें नंबर्स, जैसे आप पोजीशंस इसमें फाइंड आउट करते हैं। हालांकि मैं चेस नहीं खेलता हूं तो बहुत ज़्यादा इसकी डीपली जानकारी मुझे नहीं है कि कौन कैसे किस नंबर्स को, किस बॉक्स को क्या नंबर दिया जाता है। बट ये समझ में आ रहा है सिंपल सा, कि ये इस तरीके से जो है आपकी रोज हैं। यानी कि कुछ एक अरेंजमेंट आपका हॉरिजेंटली किया जा रहा है और कुछ अरेंजमेंट आपका वर्टिकली किया जा रहा है। ये आपको इसमें नजर आ रहा है, क्लियर। तो ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकली अरेंजमेंट है, इन दोनों को मिलाकर के ही आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बन रहा है। अब ये हालांकि स्क्वायर है वो अलग बात है, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल की कैटेगरी में आ जाता है। बट एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, क्लियर। तो अब यहाँ पर इसमें एक चीज और बोला गया है कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अब ये जो अरेंजमेंट है नंबर्स का भी हो सकता है और ये आपके फंक्शंस का भी हो सकता है। फंक्शन आपका पहला चैप्टर है, उसके बारे में आपको बताएंगे अभी। तो फंक्शन भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। दूसरा, जो नंबर्स और फंक्शंस इसके अंदर लिखे जाएंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखता जाता हूँ, ABCD, अल्फ़ाबेट लिखता जाता हूँ इंग्लिश के, वो जो आपके नंबर्स या फंक्शंस या जो भी इसमें एंट्री रखी जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपके एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? तो जो भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होती हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सब अंदर जो लिखे रहते हैं एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, क्लियर। अब ये जो है आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जैसे इसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? और ये अरेंजमेंट को आप रेक्टेंगुलर शेप में क्लोज कर दो, वो आपका कहलाता है मैट्रिसेस, क्लियर है। अब मैट्रिक्स के बारे में दूसरा एग्जांपल आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसे इसका यूज कहाँ होता है वो देख लो, बेसिक यूज आपकी लाइफ में मैं दिखा रहा हूँ। जैसे एक दिसंबर मंथ्स आपका दिया गया है। अब इसमें जो डेज हैं लिखे हुए होते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी जो डेट है वो, उस डेट को कौन सा डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। देखो यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे ये संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे डेज लिखे हुए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 25 जो है डेट है, इस डेट को क्या होने वाला है, कौन सा डेज होगा, तो आप देख करके बता दोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, क्लियर हुआ।
तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं और इसका आपकी लाइफ में यूज भी है। आप समझ भी पा रहे हैं कि मैट्रिक्स का क्या यूज है। क्लियर हुआ? ये एग्जांपल जो है वो बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। अब इसकी आगे बात करते हैं मैट्रिक्स की में। तो समझने की कोशिश करिए कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि जो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं इसमें ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर के बारे में समझते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक ये एग्जांपल एग्जांपल क्या है, ये आपके ऑर्डर को समझने के लिए एक बेसिक चीज़ है। ऑर्डर होता क्या है किसी मैट्रिक्स का? तो ऑर्डर जो होता है इसको बारीकी से समझिए पहले कि जैसे इसमें एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपका दिया गया है और इसके अंदर आपको कुछ एंट्रीज दिख रही हैं और उन एंट्रीज को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। अब उन एलिमेंट का देखो ब्रीफिंग दिया हुआ है कि जैसे ये जो एलिमेंट है ए वन वन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो वन वन है ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अब ध्यान से समझ लीजिए, जो भी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उसमें जो अरेंजमेंट हो रहा था वो कुछ दो तरीके से हो रहा था। एक तो रोज बन रही थी उसमें और दूसरा क्या बन रहा था आपका? कॉलम। क्लियर? रोज और कॉलम आपके उस मैट्रिसेस में आपको दिख रहे थे। अब ये जो रोज हैं और कॉलम्स हैं इनका क्या मीनिंग है? तो देखिए ध्यान से, ये जो नजर आ रहा है आपको ये आपका रो है और ऐसे जो आपके वर्टिकली हैं वो आपके कॉलम है। क्लियर है? जो हॉरिजेंटली लाइंस आपको नजर आ रही है वो रो है और जो वर्टिकल है वो आपको कॉलम है। अब अगर जो पहली वाली लाइन में जो भी हॉरिजेंटल है उसको हम नेमिंग करें तो ये R1 बन जाता है। सेकंड वाली को करेंगे तो ये R2 बन जाएगा। इसको करेंगे तो ये R। अब यहाँ पे नेमिंग करते जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए अभी इसमें मैंने कुछ स्पेशल डिजिट्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ I1, यहाँ मैंने 1 1 लिखा, यहाँ 2 1 लिखा, यहाँ I1 लिखा। तो देखिए 1 1 1 2 1 3, तो ये आपके कॉलम्स होते जा रहे हैं C1 C2 C3। अब यहाँ आकर के मैंने लिख दिया है A1J। अब ये J का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे आपने दो स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिले, ये I और J। इन दोनों का मीनिंग समझिए। I और J का मीनिंग ये है कि जो रो और कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, ये रो हो गया और ये आपके कॉलम्स हो गए। ये भी आपका कॉलम हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें काउंट करिए कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो मैंने बताया फर्स्ट रो, सेकंड रो, एंड यहाँ पे आके मैंने आपको नेमिंग नहीं किया, तो ये थर्ड रो होना चाहिए था, बट मैंने डॉट डॉट लगा करके मतलब कंटिन्यू इसी टाइप से रोज बनती जा रही हैं। तो ये आईथ रो है, कोई भी क्या है? आईथ रो, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बोल रहा हूँ ना, ऐसे कोई आईथ रो है। आई एक वर्ड है ऐसा जो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, आईथ रो। ऐसे ही जो जे किसके लिए यूज होगा? तो यहाँ देखिए जो ये कॉलम्स चलते जा रहे हैं C1 C2 C3। अब यहाँ पर आकर के मैंने एक जे इस्तेमाल किया, जे। जे का मीनिंग यहाँ पे क्या है? जेथ कॉलम। क्या है? जेथ कॉलम। और इसका मतलब क्या? आईथ रो। ये समझ में आ गया? तो ये आई और जे का मीनिंग क्या है? कौन सा रो है और कौन सी कॉलम है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की। तो लास्ट में मैंने और इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं बढ़ाते गया तो AM1 लिख दिया मैंने। ये तो मुझे पता है, ये कॉलम कितना भी लिखते जाऊं लास्ट तक तो ये कॉलम तो फर्स्ट ही रहने वाला है, बट इसमें रोज बढ़ती जा रही है। तो मैंने क्या किया, इस रे को एक कॉमन नेम दे दिया, वो है एम। तो ये एम थ्रो है। कितने हैं टोटल इसमें, कितने रोज हैं? एम रोज हैं टोटल। इस तरीके से मैंने कॉलम्स को बढ़ाया तो फाइनली सी, यहाँ पे सी कौन सा आ रहा है? जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे nth है कॉलम, कौन सा है? nth कॉलम। और टोटल कितने कॉलम है? ये वाला रिप्रेजेंट करेगा और टोटल कितनी रोज हैं ये वाला रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट वाला। तो यहाँ आपको देखने को नजर आ रहा है, मैंने इंडिकेट किया है कि m इसमें जो है आपके रोज हैं और n आपके इसमें कॉलम है। क्लियर? समझ में आया? तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर की बात आएगी, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या बताएगा? रोज और कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ रोज मैंने बताया m और नंबर ऑफ कॉलम मैंने बताया n। और यही जो m और n है इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के कॉर्नर में आउटसाइड यहाँ लिख दिया जाता है m क्रॉस n। ये आपका बन गया ऑर्डर। ये इस मैट्रिक्स का क्या बन गया? ऑर्डर बन गया। अब इस ऑर्डर से हम और क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। तो ये जो m क्रॉस n है ये ऑर्डर जो बता रहा है हमें, अगर आप m की वैल्यू कुछ आपको मिलेगी, n की वैल्यू कुछ आपको मिलेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? mn, जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसका मतलब क्या है, कहने का कि आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं किसी भी, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स इक्वल टू एम क्रॉस एन। फाइनली इसी को सॉल्व करेंगे, यानी एम एन लिख देते हैं, मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब मैंने लिखा 2305। अब इसका ऑर्डर आप देख के बताइए कितने रोज हैं इसमें। देखो रो कितना है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप ये मत समझना सर इसमें तो ये एम वगैरह आ नहीं रहा है, आई वगैरह आ नहीं रहा है। ये डिफाइंड है ना, मतलब इसमें फिक्स है, इतना ही दिया है। अब इसको तो मैं एक रिप्रेजेंट करके बता रहा था कि कितनी भी बड़ी आपकी मैट्रिक्स बना के दिखाई जा सकती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो लिमिट है ना, फिक्स बना दिया मैंने। ये 2 है, ये 0, 3 एंड 5 नंबर फिक्स हो गए। यहाँ फिक्स नहीं है ना, यहाँ तो बढ़ती जा रही है, उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। बट आप टेंशन मत लीजिए, आपके सिलेबस में उतना बड़ा साइज आने वाला नहीं है। आपको केवल यहाँ एम और एन की वैल्यू मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्लियर। अब जैसे ये इसका ऑर्डर देखो, R1 R2, इधर देखो तो C1, इधर देखो C2। तो इसका मतलब एम क्या होता है आपका, नंबर ऑफ रोज। कितने हैं नंबर ऑफ रोज आपके यहाँ पे, 2। एन यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर, ये भी आपका 2। तो ऑर्डर क्या बन गया, 2 क्रॉस 2। ये आपका 2 क्रॉस 2 क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। अब ऑर्डर से हमें क्या पता चलेगा, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। तो अब आप यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 आता है कितना, 4। ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब आप देख लीजिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये आपके ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। ऑर्डर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा एम क्रॉस एन से, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज ध्यान से समझना, एम आपका बता रहा है टोटल नंबर ऑफ रोज। ये मैं आपको बता देता हूँ लिख के, एम टोटल नंबर ऑफ रोज बता रहा है किसी भी मैट्रिक्स में। और जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन आई और जे का कॉन्सेप्ट अलग है। आई क्या बता रहा है, ith रो एंड जेथ कॉलम। इसका मतलब क्या है, कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। यानी अगर किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाए, उसके प्लेस के बारे में पूछा जाए, तो ये आई और जे उसके प्लेस को डिसाइड करेंगे कि वो इस रेक्टेंगुलर एरे में किस जगह पर है। जैसे आई और जे का कंसेप्ट समझिए, अगर इस मैट्रिक्स में, ये वाला मैट्रिक्स है, अब आपसे इसमें पूछा जाए कि ए 2 बताइए, इसका मतलब ये आई और जे की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है और ये आपका जे की वैल्यू है। अब यहाँ से आई आपका 2, यानी आई मीन्स रो, सेकंड रो। अब सेकंड रो आपका ये है, जे मीन सेकंड कॉलम। तो सेकंड रे और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट को हाईलाइट कर दो, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 आपका आंसर हो जाएगा, 5 जो मैंने पूछा, A22 कौन सा एलिमेंट होगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये आई और जे उसकी क्या बता रहे हैं, प्लेस। आई और जे क्या बताते हैं, ये आपके दोनों मिलके प्लेस बताते हैं कि किस प्लेस पर वो एलिमेंट रखा हुआ है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है आपको समझना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। कंस्ट्रक्शन हमें करना है एक मैट्रिक्स का, ठीक है। तो जिसके लिए एग्जांपल दिया है कि इफ ए आई जे। अब ए आई जे मैंने अभी अभी बताया क्या था, ए आई जे अभी अभी बताया क्या है, किसी भी एलिमेंट का प्लेस एक मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि आप किसी मैट्रिक्स को जब लिखते हैं तो ऐसे सपोज ए मैट्रिक्स होता है, तो इसके जो एलिमेंट्स को हम बताते हैं वो ए आई जे से बताते हैं। बात समझ में आ गई। और जो बी मैट्रिक्स है, अगर बी कोई मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट को बी आई जे से बताते हैं। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से एलिमेंट्स को बताते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स के। अब हमको एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करनी है जिसका फॉर्मूला दिया गया कि एग्जांपल है, फॉर्मूला मतलब उस एलिमेंट की आइडेंटिटी बताई गई कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 फॉर ए इक्वल टू ए आई जे कंस्ट्रक्ट थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। यानी आपको थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। अब इसमें थर्ड ऑर्डर अगर बोला गया है तो ध्यान रखना, थर्ड ऑर्डर आपका, चलिए ये इसको बाद में
बताएंगे, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 3x3 ऑर्डर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उसके लिए समझना पड़ेगा पहले। अब देखिए, कोई मैट्रिक्स आपको 3x3 ऑर्डर का बनाना है, तो सिंपल सी बात है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये मैंने कैसे लिखा, आपको समझ में आ रहा है? उसने बोला कि 3x3 यानी 3x3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना था। इसका ऑर्डर क्या हो गया, देखो ध्यान से, 3 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। तो मैंने ये देखो 3 रो यानी कि रो 1 बनाया, रो 2 बनाया, और ये आपका रो 3 हो गया। क्लियर हुआ? ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया। अब इसमें ये 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन चुकी है, बट इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यूज नहीं पता है, सबको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने पहले ही बताया, किसी मैट्रिक्स में आप सारे एलिमेंट को कैपिटल लेटर से, तो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, और अंदर वाले एलिमेंट को स्मॉल से ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके एलिमेंट्स ये हमें फाइंड आउट करने हैं, वेयर आई और जे हमें पता है। आई और जे हमें पता है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यहाँ से मैट्रिक्स हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, पहले हम निकालते हैं A11। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हमें इसीलिए दिया गया है, इसी से हमको क्या निकालना है, इस फॉर्मूले से ही हमें निकालने हैं एलिमेंट्स। A11 मतलब जहाँ जहाँ आई और जे है इस फॉर्मूले में आप पुट करते हैं, ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये निकल के आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4/2, तो निकल के आ जाएगा 2। ऐसे ही आपको निकालना है 1 2, तो आई और जे की वैल्यू आपको मिलती जा रही है, 1 + 2/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/2। ये आपका A12 आ गया। अब आपका 1 3 निकालना है, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/2, और ये आ जाएगा आपका 8। ऐसे ही आपका 2 1 निकलेगा, 2 1 क्या हो जाएगा, तो 2 + 1/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे 2 2, इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते जाइए, तो 2 + 2, इसका मतलब ये आपको एक प्रोसेस बताई गई है कि इस तरीके से एलिमेंट्स आपको निकालने हैं इनसाइड वाले। ठीक है, ये 2 + 2 4, 4 की पावर 2 हो जाएगा 16, 16/2 हो जाएगा आपका 8। ये आपका A22 हो गया। अब A23 निकालिए, तो क्या आएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यूज हैं, मैं क्या लिखता जा रहा हूँ, आई और जे की वैल्यूज हैं। ये वाला जो है वो आई होता है, ये वाला जे होता है, ये वैल्यूज इसमें पुट करते जा रहे हैं। अब ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25/2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही अब आपको निकालना है A23 निकाल दिया, अब 3 1 निकालेंगे। देखिए सारे एलिमेंट निकालता जा रहा हूँ मैं, A11 निकाल दिया, A12 निकाल दिया, A13 निकाल दिया, A21, A22, A23। अब निकालना है A31, A32, A33। तो A31 की बात करेंगे तो ये 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। कितना आएगा, 3 और 1 का 4 का स्क्वायर 16/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। अब A32 निकालेंगे, कितना आएगा, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2 है आपका, 5 का स्क्वायर 25/2 आ जाएगा। क्लियर? अब आप निकालेंगे A33, क्या आ जाएगा, 3 + 3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 36/2, ये आपका 18 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ आपको ये सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इन्हीं सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। अब इन्हीं सारी वैल्यूज को आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। ठीक है, A11 की वैल्यू क्या है, ये आपकी यहाँ से देख के रखते जाइए, 2। A12 की वैल्यू आई आपकी 9/2। फिर आपकी A13 की वैल्यू है 8। फिर आपकी A21 की वैल्यू है 9/2। फिर आपकी A22 की वैल्यू है 8। फिर आप A23 की वैल्यू है 25/2। फिर आपका A31 की वैल्यू है 8। A32 की वैल्यू है 25/2। फिर आपका A33 की वैल्यू है 18। अब ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया,
जिसका ऑर्डर है 3 × 3 और जिसमें सारी एंट्रीज आपकी, यानी कि इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, तो यही आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। यानी कि आपको एक फॉर्मूला दिया जाए, उसके बेसिस पर आप क्या निकाल दें, एक मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर दें। बात समझ में आ रही है? क्लियर? आगे क्या करेंगे नेक्स्ट? अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं देख लीजिए। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरोज मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स भी सबसे पहले इसको समझते हैं। यह है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है, चलिए कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो इसमें आपका एक कॉलम दिया जाएगा केवल। क्या दिया जाएगा? एक कॉलम दिया जाएगा, जैसे 1 2 3, ये आपका कॉलम दे दिया 1। रियलिटी में देखो तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 1। आपको क्या देखना है, इसमें कॉलम कितने हैं। अगर 1 कॉलम आपका दिया गया है केवल, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? दूसरा मैट्रिक्स है आपका रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो दिया जाएगा। इसमें केवल एक रो दिया जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? जैसे इसको मैंने 1 2 3 ऐसे लिख दिया, इसमें एक रो है केवल। ध्यान से देखो तो एक ही रो नजर आ रहा है ना, इसको R1 बोलेंगे हम। इसको देखें तो आप C1 हो जाएगा, यानी कि कॉलम 1। तो कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया, रो मैट्रिक्स समझ में आ गया। इसका ऑर्डर देखें तो कितना बनेगा? ये 1 × 3 हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें टोटल कितने कॉलम है। कॉलम की बात करो तो इसके अंदर 3 कॉलम्स हो जाएंगे, और इसमें रो की बात करो तो इसमें टोटल 3 रोज हो जाएंगे। ऐसे समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये समझ में आ गया तो बाकी की और इससे नीचे वाली मैट्रिक्स जल्दी समझ में आ जाएंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात देखने में समझ में आ रही है। स्क्वायर कैसे बनता है? जिसकी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। ऐसे रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं? लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो जाती है, ऐसे रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग भी यही हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएं, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएं। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था इस वाले में, ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स बनाया गया था, इसमें ये वाली क्या है आपकी? एक लेंथ है, और ये वाला क्या है आपका? ब्रेथ है, ये वाला। तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब इसका मैं आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ बता देता हूँ, चलो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 2 3 4 5। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, रो कितने हैं इसमें? R1 एंड R2 कितने हैं? 2 हैं। कॉलम कितने हैं आपका? C1 एंड C2। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 × 2। बात समझ में आ रही है? 2 × 2 ऑर्डर आपको नजर आ गया। इसका मतलब M इक्वल टू N जब भी आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया आपको? इसमें एक चीज और है, स्क्वायर मैट्रिक्स में से ही आपकी डायगोनल मैट्रिक्स निकल के आता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात समझ लीजिए पहले। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे ही आपने एक मैट्रिक्स बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। अभी इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3 है। अभी ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है। बात समझ में आ गई? अब हम क्या करते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं सारे अंदर वाले, ये आपके एलिमेंट्स, इनको मैंने, एक मिनट, ये जो आपके एलिमेंट बच गए इसमें, जैसे कि ये 1 था, ये 5 9, अब ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, इन सबको मैंने बना दिया 0। अब आप ध्यान से देखिए कि है तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसमें एक हमें डायगोनल देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से एक डायगोनल देखने को मिलता है। जैसे अभी मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, इसका भी तो एक डायगोनल होगा ना, इस तरीके से। ये भी तो एक रेक्टेंगल है ना, इसका भी एक डायगोनल है इस तरीके से। तो इसका जो ये वाला डायगोनल है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डायगोनल चलता है, इधर वाला भी ना।
ये वाला कोई डायगोनल इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, सारी कैलकुलेशन के लिए यही वाला डायगोनल कंसिडर किया जाता है। तो आप याद रखिए, ये वाला कोई डायगोनल नहीं होता है इसमें, मैट्रिक्स के बारे में ये वाला डायगोनल आपका कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके केवल ये डायगोनल वाले एलिमेंट ही एग्जिस्ट करें, बाकी के सब जीरो हो जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी चीज बताइए, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए, सोचिए। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से देखिए, डायगोनल आपके मैट्रिक्स में तभी बनेगा जब वो कैसी होगी? स्क्वायर होगी, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो, 1 2 3 4, इसमें भी आपका ये डायगोनल है। तो ऑर्डर आपका कैसा होना चाहिए? ऑर्डर आपका कैसा होना चाहिए? m×n, यानी m इक्वल टू n होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल मैट्रिक्स आता है, तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं आगे। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो भी हम डायगोनल मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे, अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट मैंने बना दिए सेम। डायगोनल वाले सारे एलिमेंट बना दिए मैंने सेम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स से ही अभी आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा, वो आगे बताऊंगा मैं। अब यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे वन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे वन हो जाते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से, ये ध्यान रखना। और आपको एक चीज समझ में आ रही है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, नहीं स्केलर नहीं होगा, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि डायगोनल ही एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा, एवरी स्केलर मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है जीरोथ मैट्रिक्स। इसकी एवरी एलिमेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपकी में। ये था आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो इतने टाइप्स आपको मैट्रिक्स के समझने हैं। दूसरा एक चीज समझ लीजिए, ये जो स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स से पहले बता देता हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये जो वन है किस जगह पर है? A11। ये जो 5 है ये किस पर है? A22। ये जो 9 है ये किस जगह पर है? A33। इनकी प्लेस समझ में आ रही है? 1 1, ये 2 2, ये 3 3। तो जब आपका ये इक्वल है आई और जे, तो ऐसी कंडीशन में जीरो लिख दिया मैंने, आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई डज नॉट इक्वल टू जे, तब ये ए आई जे जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 1 0 है, ये आपका 1 2 0 है, 1 3 0 है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि आई और जे जब इक्वल नहीं होते, तो ऐसे टाइम पर सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा, स्केलर मैट्रिक्स की भी बात करी जाए तो इसमें भी वही कंडीशन है, ए आई जे आपका जीरो होगा, लेकिन आई डज नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज को भी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका जीरोथ मैट्रिक्स। जीरो आपको समझ में आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होता है? ए आई जे इक्वल टू वन होता है, वेयर आई इक्वल टू जे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में है। आई और जे जब बराबर होते हैं तो हमेशा इसका एलिमेंट जो रहता है वो वन रहता है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। ये बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, समझ लीजिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं, कोई दूसरा बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट बी आई जे है। अगर ए आई जे इक्वल टू बी आई जे हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे? ऑलवेज इक्वल होंगे। ऐसी दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, 2 0 -1 5 सामने लिखा है, 2 0 -1 एंड 5। ये आपका बी मैट्रिक्स है, ये आपका ए मैट्रिक्स है। ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि आप देख लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग यानी कि आपका ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए, यानी कि A11 इक्वल टू B11 होना चाहिए, A12 इक्वल टू B12 होना चाहिए, A21 इक्वल टू B21 होना चाहिए। ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। अब बात समझ में आ रही है? तो ऐसे यानी ऐसी मैट्रिक्सेस जिनके करस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट आपका इक्वल होता है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वलिटी यानी इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा इक्वल मैट्रिक्स में? जैसे सपोज क्वेश्चन किस टाइप से आता है, मैंने क्वेश्चन दिया x 0 y -3, इधर है आपका 2 0 3 एंड z। ये मैट्रिक्स है। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा फाइंड x y एंड z, आपसे ये वैल्यूज पूछी जाएंगी। तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को चेक कर लीजिए। x की जगह पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। y की जगह पर क्या आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। z की जगह पर क्या आ रहा है? तो -3 आ रहा है, तो z की वैल्यू -3 हो जाएगी। इस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को चेक कर लीजिए। जब भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स तक इंट्रोडक्शन अभी खत्म हुआ। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज की आगे। ओके, अभी आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, बात आगे एक्सरसाइज की करेंगे। ओके, क्लियर?